हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता हिंदी और एलटी हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए ये विशेष क्लास, और इसमें हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं, बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार की क्लासेस लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही जो प्रवक्ता का एग्ज़ाम है 30 मई को, उसके लिए हम लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसलिए चैनल पे जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा निबंध लिखा है? पहला है रामायण का समय, बंधित्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। तो दोस्तों, इसमें कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो हरिश्चंद्र का जो निबंध है दोस्तों वह है रामायण का समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? तो आवारा मसीहा जो है किसके जीवन काल पर आधारित है? तो दोस्तों ऑप्शन है शरतचंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र या माइकल मधुसूदन दत्त। तो आवारा मसीहा जो साहित्यकार के जीवन पर आधारित है दोस्तों वह है शरतचंद्र के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि उक्ति किस आचार्य की है? तो दोस्तों ये उक्ति जो है कौन से आचार्य के द्वारा कही गई है? ऑप्शन है भामह, धनंजय, मम्मट या भोजराज। तो दोस्तों ये जो कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है मम्मट के द्वारा। ये आचार्य मम्मट का की उक्ति है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृत पुनः क्वापि। ठीक है, तो ये किसने लिखी थी? ये मम्मट ने कही थी ये उक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इसमें से 3 हैं, और वो कौन से हैं ये आपको बता देते हैं दोस्तों। एक तो यहाँ पर जो है विकट भट्ट। ठीक है, विकट भट्ट जो है ये मैथिली शरण गुप्त का है। राष्ट्र भारती दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, इसको हम सीधे सीधे अलग कर लेते हैं। हालांकि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही आंसर सही होगा, बट ये नहीं है। उसके अलावा किसान मैथिली शरण गुप्त का है। केसों की कथा भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी आपको पता चल गया, ये सही है दोस्तों। बाकी इसमें से 3 के 3 मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, किसान, विकट भट्ट और केसों की कथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो कविता की भाषा जो होती है वो विरोधाभास की भाषा होती है, किसने कहा था? ऑप्शन है एजरा पाउंड या कलित्स ब्रुक्स, जॉन डन या हाइडेगर। ठीक है दोस्तों, तो कविता की भाषा विरोधाभास की भाषा होती है, ये जो कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया क्लिंथ ब्रुक्स के द्वारा। क्लिंथ ब्रुक्स ने कहा था दोस्तों कि जो कविता होती है, कविताएं जो गाती हैं, उनकी जो भाषा होती है वो किसी भी चीज़ के विरोधाभास को प्रदर्शित करती हैं, ये इन्होंने इसके अंतर्गत कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अतिराजती, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि, वसुधा कमल बैठकी, साजति उपयुक्त वाक्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों कनक भूमि पर कग पर छाया, तो ये जो है ये वाक्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है दोस्तों तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जायसी की, सूरदास की या कबीरदास की। तो ये जो किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये कही गई हैं दोस्तों सूरदास के
द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेरनाथ राय या अध्यापक पूर्ण सिंह। तो कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो वो है दोस्तों कुबेरनाथ राय। ठीक है, कुबेरनाथ राय जो है निबंधकार हैं और ये द्विवेदी युग के नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो है ब्रजभाषा पद्य का संग्रह जो सभा विलास है दोस्तों, ये किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, लल्लू लाल, विट्ठल नाथ या नाभादास। तो ये जो रचना है दोस्तों किसकी है? यह है लल्लू लाल की रचना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो भारतेंदु की अनुदित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन और सत्य हरिश्चंद्र या सती प्रताप। तो कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो अगर इसका सही आंसर देखें दोस्तों, वह है सती प्रताप। ठीक है, तो सती प्रताप जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये भारतेंदु की रचना नहीं है। बाकी जो है भारतेंदु की अनुदित रचना के अंतर्गत विद्या सुंदर है, सत्य हरिश्चंद्र है, पाखंड विडम्बन है। तो ये तीन के तीन दोस्तों भारतेंदु के अनुदित रचना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो सती प्रताप है दोस्तों, ये भारतेंदु की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है आग, बयार, पंख या अक्षर। तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है, ये पूछा गया है दोस्तों। वो है अक्षर। अक्षर दोस्तों तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, श्रीचंद या मूलचंद या मलुकदास। तो उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे दोस्तों, वो थे श्रीचंद। कौन थे? श्रीचंद दोस्तों उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनके में से लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया लिपि के आधार पर। तो लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से हुआ था, ये बिल्कुल सत्य है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और ये सबसे पहले लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी से देखने को मिलता है। अगला है, विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्र लिपि है, जबकि भारत की जो प्राचीनतम लिपि है वो सिंधु घाटी की लिपि है। तो ये भी इसका सही आंसर दोस्तों, क्योंकि जो विश्व की जो प्राचीनतम लिपि रही है वो चित्र लिपि रही है, यानी कि चित्रों के द्वारा उस समय कोई भी चीज़ को समझाया जाता था। जबकि जो भारत की प्राचीनतम लिपि है दोस्तों, सिंधु घाटी की लिपि को भारत की प्राचीनतम लिपि के रूप में जाना जाता है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला है दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। तो जो देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है दोस्तों, किस में किया गया है? वो राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और सन 1904 ईस्वी में देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम सुधार काका कालेलकर ने आरंभ किया था। तो ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ही इसका रॉन्ग आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जो पहले दो थे और ये हो गया। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग डी इसका सही हो जाएगा। तो डी में अशुद्ध है, इसलिए हम इसको जो है ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में असुमेलित कौन सा है? असुमेलित की बात करनी है दोस्तों, जो है प्लॉट का मोर्चा। ठीक है, प्लॉट का मोर्चा ये किसकी है? यह है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसके अलावा पेरिस के नोट्स किसके हैं? ये हैं राम कुमार वर्मा की रचना है दोस्तों। ठीक है, इसके लेखक राम कुमार वर्मा हैं पेरिस के नोट्स।
अगला है एकलव्य के नोट्स। एकलव्य के नोट्स जो हैं दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाएं हैं, लेखन फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। युद्ध यात्रा दोस्तों किसकी है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं आता है दोस्तों, आप ज़रूर जो है कहीं ना कहीं बुक्स में या कहीं सर्च करके इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके आपकी क्रिएटिविटी ज़रूर बढ़ेगी दोस्तों। ये प्रकाश चंद्र गुप्त का नहीं है। ठीक है, तो यही इसका रॉन्ग है, अशुद्ध असुमेलित है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असुमेलित कौन सा है। ऑप्शन है जैसे डायरी और लेखक, यहाँ पर क्वेश्चन है डायरी और उनके लेखकों के। दैनिकी, दैनिकी किसकी डायरी है दोस्तों, तो दैनिकी जो डायरी है वो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। इसके अलावा प्रवासी की डायरी दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की है। एक साहित्य की डायरी ये मुक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की है। और स्मृतियों के जन्मपत्री, स्मृतियों की जन्मपत्री जो है रविंद्र कालिया की है। तो ये तीन के तीन बिल्कुल सही हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो दैनिकी डायरी है उसके लेखक कौन है दोस्तों, सिया राम शरण गुप्त के द्वारा ये लिखी गई है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो इसलिए जो है इसको ध्यान दें आप लोग। तो दैनिकी जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है दोस्तों सिया राम शरण, ठीक है, सिया राम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी और इसमें उनके व्यक्तिगत अनुभवों और गांधीवादी विचारों का समावेश किया गया है। ठीक है, और अगर हम हिंदी साहित्य के प्रथम डायरी लेखक के रूप में जिनको जानते हैं वह हैं दोस्तों श्री राम शर्मा, उनको माना जाता है। और उनकी रचना कौन सी थी, उनकी रचना थी सेवाग्राम की डायरी। ये एक प्रसिद्ध डायरी है दोस्तों। कुछ विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा यानी कि मेरी कॉलेज डायरी को भी प्रथम डायरी लेखकों में गिनते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आपको आता है धीरेन्द्र वर्मा केवल तो उसको आप सही करेंगे। अदरवाइज प्रथम डायरी, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक श्री राम शर्मा हैं। और उनका जो है सेवाग्राम की डायरी 1946 में लिखी गई थी। तो वो प्रथम डायरी के तौर पर जानी जाती है श्री राम शर्मा की। लेकिन जो दैनिकी यानी कि जिसको दैनिकी जो डायरी का नाम दैनिकी दिया है वो किसके, उसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित पहचानिए। इसमें से असुमेलित पहचानना है दोस्तों, बाकी तो सुमेलित ही हैं। असुमेलित पहचानना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो है यहाँ पर जो आत्मकथा है दोस्तों बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी के जो आत्मकथाकार हैं वो हैं पद्मा सचदेव। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मेरी जीवन यात्रा, तो दोस्तों ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। मेरी जीवन यात्रा मन्नू भंडारी की नहीं है दोस्तों, ये है राहुल सांकृत्यायन जिनकी है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन की है, ये एक आत्मकथा इनकी है जीवन यात्रा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है दोस्तों, आप जिसको नोट कर लेंगे सांकृत्यायन, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और विश्व भ्रमण के वृत्तांतों को इसमें बताया था। ये आपको पता ही होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। और इस तरीके से, और साथ ही दोस्तों अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान की है, बिल्कुल सही है। कितनी शहरों में कितनी बार ये ममता कालिया की है, इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। और प्रभा खातिय खेतान की भी ये इम्पोर्टेंट है, अन्या से अनन्या। बूंद बावड़ी भी पद्मा सचदेव की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की हो गई दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद भी भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है। तो नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद भी भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है, ये प्रसिद्ध कथन किस विचारक ने दिया था। ऑप्शन है दोस्तों रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, मैनेजर पांडे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, यानी कि मैनेजर पांडे के द्वारा ये वाक्य कहे गए थे।
जो इन वाक्यों को कहा गया था मैनेजर पांडे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराला कृत प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष है। तो निराला द्वारा रचित जो प्रसिद्ध शोक गीत है सरोज स्मृति, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1934, 1935, 1936 या 1933। तो इनके द्वारा जो प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति का प्रकाशन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? ये हुआ था 1935 में, 1935 में सरोज स्मृति का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से त्रिलोचन शास्त्री का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? तो कौन सा काव्य संग्रह त्रिलोचन शास्त्री का नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन है गुलाब की बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, फूल नाम है एक, अमोला और गुल मेहंदी। तो त्रिलोचन शास्त्री का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों गुल मेहंदी, इनकी काव्य रचना के अंतर्गत नहीं आता। बाकी गुलाब और बुलबुल है, फूल नाम है एक और अमोला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि वैसे रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का मूल नाम क्या है? तो शमशेर बहादुर सिंह का मूल नाम क्या है दोस्तों? तो जयदीप सिंह, कुलदीप सिंह, संदीप सिंह या गुणवंत सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो मूल नाम है दोस्तों, वो है आपका कुलदीप सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से राम कुमार वर्मा कृत एकांकी कौन सी नहीं है? तो कौन सी एकांकी राम कुमार वर्मा की नहीं है? ऑप्शन है रेशमी टाई, दीपदान, अशोक का शोक, प्रतिमा का विवाह। तो दोस्तों यहाँ पर राम कुमार वर्मा की एकांकी कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा का विवाह ये नहीं है। बाकी रेशमी टाई, दीपदान और अशोक का शोक, ये तीनों के तीनों राम कुमार वर्मा के एकांकी हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी चीज़ें नोट करके रखिएगा, और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप हमारे वीडियोस पे लगातार बने हुए हैं और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का पूरा एफर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित रेखा चित्र में बनारसी दास चतुर्वेदी का कौन सा नहीं है? तो रेखा चित्र इनमें 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है बनारसी दास चतुर्वेदी का नहीं है? ऑप्शन है औरंगजेब, रेखा चित्र, सेतुबंध या स्मृति कर्ण। तो बनारसी दास चतुर्वेदी का कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें स्मृति कर्ण जो है बनारसी दास चतुर्वेदी का नहीं है दोस्तों। बाकी औरंगजेब भी है, रेखा चित्र भी है और सेतुबंध भी बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु माने जाते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन है कांचीपूर्ण या माधवाचार्य, गोविंद भगवत पाद और गौड़पाद। तो दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य के जो गुरु माने जाते हैं वो कौन है दोस्तों? वह हैं गोविंद भगवत पाद। ठीक है, तो ये इनके गुरु माने जाते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी का भाष्य किसने किया था? तो प्रस्थान त्रयी का भाष्य किसने किया था? ऑप्शन है कांचीपूर्ण, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य और विष्णु स्वामी। तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों शंकराचार्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन जीवों पर ईश्वर विशेष कृपा करता है, जिनको अपनी शरण में लेता है और जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करते हैं, वे कैसे जीव कहलाते हैं? तो ऐसे जीव जिन पर ईश्वर विशेष कृपा करता है और जिनको अपनी शरण में लेता है और जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है मर्यादा जीव, पुष्टि जीव, प्रवाह जीव या सामान्य जीव। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कहलाते हैं पुष्टि जीव। क्या कहलाते हैं? पुष्टि जीव कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के संबंध में सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश,
तो राधा वल्लभ संप्रदाय जो दोस्तों वो हित हरिवंश से ही संबंधित है। और उसके बाद तुत्सुकी संप्रदाय दोस्तों जीवाराम से संबंधित है। सखी संप्रदाय रामदास से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो यही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा स्वसुखी संप्रदाय दोस्तों रामचरण दास से संबंधित है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रमुख संप्रदाय उनके प्रवर्तकों के संबंध में सुमेलित कौन सा नहीं है। श्री संप्रदाय रघुनाथ मुनि, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य या सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य। तो दोस्तों इसमें कौन सा संप्रदाय उसके प्रवर्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य से संबंधित नहीं है। बाकी श्री संप्रदाय रंगनाथ मुनि का है से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय दोस्तों माधवाचार्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा सनकादिक संप्रदाय दोस्तों निम्बरकाचार्य से है, ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी में निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के कवियों पर किस संप्रदाय का प्रभाव है। तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के कवियों पर किस संप्रदाय का प्रभाव है। ऑप्शन है द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के कवियों पर किस संप्रदाय का प्रभाव है दोस्तों। तो वो है दोस्तों द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद का प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामानंद और तुलसीदास पर किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है। रामानंद और तुलसीदास पर किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो रामानंद और तुलसीदास पर जो किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है तो वह है दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद का सर्वाधिक प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कबीर आदि निर्गुण कवियों पर किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है। तो कबीर आदि निर्गुण कवि जो हैं उन पर किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है। ऑप्शन है अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो कबीर आदि निर्गुण कवियों पर किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है दोस्तों। वो है अद्वैतवाद का सर्वाधिक प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कबीर आदि निर्गुण कवियों पर जो सबसे ज़्यादा जिस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है वो है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामानंद के शिष्य में निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद के जो शिष्य हैं उनमें कौन से नहीं हैं। तो वह है अनंतानंद, आसानंद, श्री आनंद या कबीरदास। तो दोस्तों इसमें अगर आपको बता दें जो हजारी प्रसाद जी के अनुसार रामानंद के शिष्य कौन से नहीं हैं वो हैं अनंतानंद। हजारी प्रसाद मानते हैं कि जो अनंतानंद हैं वो रामानंद के शिष्य नहीं हैं। बाकी आसानंद भी हैं, श्री आनंद भी हैं और कबीरदास भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा अनंतानंद। बाकी अन्य सभी ऑप्शन जो हैं ये रामानंद के शिष्यों के नाम हैं आसानंद, कबीरदास और श्री आनंद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे वीडियोस का केवल वैल्यू बढ़ेगी, बाकी कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को जो है हमारी लगातार क्लासेज मिल रही हैं और जिन्हें हमें लगातार क्लासेस चाहिए हमारी, वो हमारे जो है ज्वाइन सेक्शन में जाके प्लीज़ हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और साथ ही जो अभ्यर्थी डिटेल क्लास पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी विशेष की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी जो है लगातार अपनी तैयारी में जुटे रहें, हम आपको इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और आप किस प्रकार के टॉपिक, कौन से टॉपिक आपके छूट गए हैं उनको आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम उनकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।